एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, विशेषताएं, साथ ही साथ जानेंगे कि इनके गुण क्या थे और इनके दोष क्या थे। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछता है कि मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के बिस्मिल्लाह रस्म ये क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में, स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इससे पहले दो वीडियोस, एक वीडियोस में वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, विशेषताएं, उपनयन संस्कार, उनके गुण ये डिस्कस किया गया है। और दूसरे वीडियो में बौद्ध कालीन शिक्षा के भी आदर्श, उद्देश्य, विशेषताएं, गुण और प्रवज्जा संस्कार, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इन दोनों वीडियोस में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यह तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की, जो कि आपकी पूरी एक यूनिट यहाँ से कंप्लीट होती है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा, इस्लामिक एरा एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। स्वागत है आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों बात करें अगर हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा को 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मुस्लिम काल कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम मध्यकाल भी कहते हैं। ओके, और इसी मध्यकाल में जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली को हम मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, जो प्रमुख रूप से शासकों तथा धनी लोगों पर निर्भर करते थे। इसका मतलब ये था कि उस स्कूल या उस कॉलेज के कोई अस्थायी प्रिंसिपल्स या उसके अस्थायी कोई कर्मचारी नहीं होते थे। वो जो शासक होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो कोई जगह देते थे, उस जगह पे मदरसा या मकतब रहेगा और वहाँ पे शिक्षण का कार्य चलेगा। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रमुख केंद्र मकतब तथा मदरसा हुआ करते थे। ओके, मकतब में प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा मदरसा में दी जाती थी, जो पूरी तरह से निःशुल्क होती थी। उस समय मकतब तथा मदरसा में छात्रों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी होती थी। ओके, चलिए, किंतु यह शिक्षण केंद्र अस्थायी होते थे। आपने भी अभी भी देखा होगा कि मदरसे में मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं, तो ये थोड़ी सी अस्थायी होती थी। इन्हें किसी मुस्लिम शासक या अमीर लोगों का संरक्षण, आर्थिक सहायता न मिलने के कारण ये बंद हो जाता था। ठीक है, क्योंकि बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो इतना ज़्यादा फीस नहीं दे पाते थे, रहना खाना पीना। तो अगर शासक और या फिर अमीर लोग अपने ज़कात ना दें, अपने पैसे ना दें, तो संस्थाएं बंद भी हो जाती थी। तो ये थी मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य की। तो हर एक कालीन शिक्षा के अनुसार, जैसे वैदिक कालीन में वेदों के ज्ञान को अपना आदर्श और उद्देश्य मान के वेदों के द्वारा दी गई शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने को अपना उद्देश्य माना गया। बौद्ध कालीन शिक्षा में बुद्धा द्वारा दी गई शिक्षा की तरफ, उनके द्वारा बताई गई रास्तों पर चलने को बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य माना गया। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में कुरान का ज्ञान, इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लाम के बताए गए बातों को लोगों तक पहुंचाना, इन चीज़ों को अपना आदर्श और उद्देश्य माना गया। और भी कुछ बिंदु हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य की, आइए उन बिंदुओं को देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य क्या थे, तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस्लामिक संस्कृति एवं धर्म का प्रचार प्रसार था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान, कला, कौशल के प्रशिक्षण और ऐश्वर्य को प्राप्त करने की शिक्षा पर भी बल दिया। अब यहाँ पे देखिए, मुस्लिम कालीन की शिक्षा के उद्देश्यों में दोस्तों हर काल की तरह, चाहे वैदिक काल में या फिर बौद्धिक काल में या मुस्लिम काल में, हर काल की तरह उन्होंने अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा का उद्देश्य माना। ठीक है, चरित्र का निर्माण भी हर एक काल के माना, क्योंकि चरित्र का निर्माण का मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनना, चोरी ना करना, धोखा ना देना, झूठ नहीं बोलना, इन सबको उद्देश्य रखा गया मुस्लिम कालीन शिक्षा में। और अन्य काल की शिक्षाओं में भी चरित्र के निर्माण पर बहुत अच्छा बल दिया गया। मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, क्योंकि अक्सर मुस्लिम शासकों ही थे जो कि इस शिक्षण संस्था को संरक्षण करते थे, उसमें पैसे देना, आर्थिक सहायता करते थे। तो मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी। शिक्षा मानवीय ज्ञान तथा वृद्धि का माध्यम थी। मानवीय ज्ञान तथा वृद्धि का माध्यम थी। ज्ञान तथा कौशल वृद्धि का माध्यम था। ठीक है, शिक्षा से ही ज्ञान में वृद्धि की जा सकती थी। शिक्षा से ही समझते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर मान लीजिए उस शासन में कोई ऐसा केस आ जाता है जिसको हल करना है, तो शिक्षा के द्वारा ही उसको हल किया जाता था कि कुरान और हदीस में इसका हल क्या निकाला गया है, इसका मसला क्या निकाला गया है, वो अक्सर वहीं से निकाला जाता था। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की बात करें बच्चों, अगर हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप अपने शब्दों में करिएगा, मैं आपको बस पॉइंट बता दूँ। जैसे कि अच्छे चरित्र का निर्माण आप स्वयं से लिख सकते हैं कि ये हर एक काल में रहा है। मुस्लिम जब शिक्षा की बात करेंगे तो मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में
छात्रों में अच्छी आदतों और चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते थे। इस काल में छात्रों में अच्छे चरित्र निर्माण को महत्व दिया गया था, जैसे वैदिक काल और बौद्ध काल में भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये वो क्वालिटी है बच्चों, ये वो उद्देश्य जो हर एक काल में दिया जाता था। ठीक है, मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी की अगर बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना, यहाँ पे भी देखेंगे आप तो हर एक काल की तरह पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और ये बताया गया कि वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म बेस्ट है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करना। ये बताया जाता था कि इस्लाम धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, शिक्षा का मानवीय ज्ञान तथा कौशलों के वृद्धि का माध्यम। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया गया कि हजरत मोहम्मद साहब का प्राथमिक उद्देश्य इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि उपहार में स्वर्ण देने की बजाय बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठकर है। ठीक है, इसीलिए हर एक काल में शिक्षा को श्रेष्ठ माना गया। सोने देने से अच्छा है कि आप किसी को ज्ञान दें, शिक्षा दें। अतः शिक्षा का मूल तत्व ज्ञान अर्जन करना था, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मानवीयता का प्रकाश प्राप्त होता है और व्यक्ति में स्वविवेक जागृत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। दोस्तों, अगर हम मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताओं की बात करें तो विशेषता या फिर गुण, ये दोनों आप इसके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम पहली अगर विशेषता की बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में एक रस्म होता था जिसे बिस्मिल्लाह खानी या बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं। ये रस्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार। साथ ही साथ हम रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि वो भी क्लियर हो। वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार क्या था बच्चों? उपनयन का मतलब गुरु के पास लेके जाना, राइट। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध कालीन में पवज्या संस्कार था और मुस्लिम कालीन में बिस्मिल्लाह रस्म था। यानी कि जब कोई बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो उसकी एक संस्कार होती थी, एक उस काल के उस धर्म के अनुसार एक कुछ क्रिया या कर्म होता था जिसके बाद शिक्षा शुरू की जाती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मुस्लिम कालीन में बिस्मिल्लाह रस्म होता था। और ये कब शुरू होता? जब बच्चा 4 साल 4 महीना और 4 दिन, जब 4 साल 4 महीना 4 दिन की आयु हो जाती थी उस बच्चे की या उस बच्ची की, तो वो किसी आलिम दीन या फिर मुस्लिम धर्म गुरु के पास जाते थे। फिर वो कुरान की कुछ आयतें उनको बताते थे, वो बच्चा उनको दोहराता था। अगर बच्चा नहीं दोहरा पाता है तो बच्चे को सिर्फ इतना कहा जाता है कि तुम कह दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम से शुरू। तो इस तरीके से उस बच्चे की पढ़ाई वहाँ से शुरू हो जाती है और इसी रस्म को कहते हैं बिस्मिल्लाह रस्म। ठीक है, अन्य भी विशेषताएं हैं, अन्य भी गुण हैं इस शिक्षा व्यवस्था के। आइए उन पे एक बार नजर डालते हैं। अगला बच्चों निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मकतब तथा मदरसे में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक काल में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा प्राप्त करने में बौद्धिक काल में प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी, लेकिन उच्च शिक्षा में शुल्क होता था, जबकि मुस्लिम काल और वैदिक काल में निःशुल्क शिक्षा थी। इस प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था किसी प्रकार का, और शिक्षा संस्थाएं संपूर्ण खर्च का भार इनको स्थापित करने और संचालित करने वाले शासकों या धनी व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे बच्चों की कक्षा की न्यायिक पद्धति होती, मतलब कक्षा में जो बच्चा पढ़ने में तेज होता था उसे हम एक न्यायिक बनाते थे और वो छोटी कक्षाओं को भी पढ़ाता था। ओके, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि न्यायिक पद्धति का प्रचलन था। इसमें क्या था बच्चों? नायकीय। ओके, इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र को नायक बनाया जाता था जो निम्न कक्षा के छात्रों को शिक्षण करते थे। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा इसकी विशेषता रही बच्चों। इनकी विशेषताओं में अगर हम प्रकाश डालें कि शिक्षा के भाषा क्या थी इस समय, तो देखिए इस समय में जो थे वो मूल रूप से इनकी, अगर हम इस समय की भाषाओं की अगर बात करें तो इस समय की जो मोस्टली भाषा थी वो फारसी, उर्दू और अरबिक हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुस्लिम काल में शिक्षा में माध्यम अरबी फारसी भाषाएं थी। ठीक है, फारसी भाषा राज भाषा होने के कारण सरकारी नौकरी पाने का साधन थी तथा इसी भाषा के ज्ञान द्वारा व्यक्तियों को राजपद मिल सकता था। तो मतलब अगर आप बात करें तो अरबी और फारसी भाषाओं का बड़ा महत्व था उस समय की बात करें। ठीक है, जबकि पाली और संस्कृति भाषाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया। ओके, चलिए शिक्षक की स्थिति की बात करें भैया, तो शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम युग में शिक्षक की स्थिति बहुत परिवर्तन हो गया। इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारत शिक्षकों के समान उच्च नहीं थी। ठीक है, चलिए शिक्षण पद्धति की बात करें कि किस प्रकार से शिक्षण दी जाती थी, तो आपको पता होगा कि मुस्लिम काल में शिक्षा की पद्धति मुख्य रूप से मौखिक थी। रटने और स्मरण पढ़ने पे, दोहराने पे ज्यादा बल दिया गया।
व्याख्यान, प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थी को स्व अध्याय विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। शिक्षक की उपस्थिति में बड़ी कक्षाओं में कुशल तथा योग्य विद्यार्थी छोटे कक्षाओं में विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करते थे। ठीक है, राज दरबारों में महत्वपूर्ण विषय पे शास्त्रार्थ भी कराया जाता था। ओके, और दोस्तों अगर हम गुरु शिष्य संबंध की विशेषताओं को देखें तो तीनों काल में इन गुरु और शिष्य के बीच में बड़ा ही अच्छा और घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, गुरु को हालांकि अगर ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी, उसके बाद भी सम्मान बढ़ा दिया जाता था, तो काफ़ी अच्छा संबंध रहता था। अनुशासन भी थे बच्चों, दोनों बड़े अनुशासन थे, शिष्य भी थे और गुरु जी भी, दोनों बड़े अनुशासन होते थे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का बड़ा आदर और सम्मान करते थे। तो ये हो गई बात बच्चों कुछ विशेषताओं की। ओके, तो विशेषताओं को हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई विशेषताएं। अगर विशेषताएं पूछता है तो इन पॉइंटों को लिख के आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, यही इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि मकतब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मकतब के बारे में देख लीजिए। मकतब की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय है उसने लिखा। अगर उर्दू भाषा में देखें तो इसके समकक्ष शब्द कुतुब का मतलब किताब के बहुवचन में प्रयोग लाया जाता है। अर्थात वास्तव में शाब्दिक अर्थ के आधार पर मकतब का अर्थ एक ऐसे स्थान के संदर्भ में स्वीकार कर लिया जाता है जहां पठन पाठन का कार्य किया जाता है। मतलब मकतब के अर्थ के बारे में तो जहाँ पे पठन पाठन का कार्य किया जाता है। ओके, चलिए, इस तरह से मकतब वे संस्थाएं थी जो कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करती थी। ये मकतब व्यक्तिगत स्तर पर अथवा नजदीक किसी मस्जिद के अंदर बुलाए जाते थे। ठीक है बच्चों, हालांकि बच्चों ये जो मकतब थे वो सभी धर्मों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए खोले गए थे, लेकिन यह कभी एक सार्वजनिक स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाया, इसे सार्वजनिक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। तो मकतब का मतलब वह स्थान जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बच्चों को जहाँ पे कायदा पढ़ाया जाता है। चलिए, खानकाहें भी अक्सर हुआ करती थी। खानकाहों की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले अभिकरण थे, वे भी व्यक्तिगत प्रयत्नों से संचालित किए जाते थे। सिर्फ मुस्लिम छात्र ही इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का हकदार थे। इनकी वित्त व्यवस्था उदार दान से की जाती है। अगर हम दरगाह की बात करें बच्चों, दोस्तों दरगाह में अक्सर क्या होता है, दरगाह में वो स्थान मानते हैं जहाँ पे कोई पीर या पैगंबर की समाधि होती है। ठीक है, तो मुस्लिम काल में जो ही शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ मौलवियों ने इन स्थानों पर धार्मिक शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से खानकाहों में भी मिलते थे कि सिर्फ मुस्लिम छात्र का। लेकिन तो मोस्ट जो फेमस है, जो मोस्ट रूप से आपको पूछता है इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों मकतब और मदरसे। तो मकतब आपने देखा, मदरसे देखिए। मदरसे दरअसल उच्च शिक्षा के लिए दी जाती थी, यहाँ पे भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो मदरसा शब्द का मूल दरस से प्राप्त हुआ है, अर्थात जिसका अर्थ होता है भाषण। इस तरह से इसकी उत्पत्ति में जो अर्थ निकलता है, एक ऐसा स्थान जहाँ भाषण का प्रयोग किया जाता है, इसे हम तकरीर भी कहते हैं, अर्थात भाषणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले स्थान को मदरसा कहा जाता है। एक तथ्य और भी है, इसमें उजागर होता है कि मदरसा शिक्षा के उच्चतम केंद्र थे, क्योंकि किशोर तथा युवकों की भाषण विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती थी। तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके दोस्तों, इस प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा के आपने सारे पॉइंट्स देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। करेक्ट, तो इस तरीके से आपसे अगर सवाल पूछता है मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई बच्चा कमेंट में आके फीडबैक देता है। अगर आपको अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं, अच्छा नहीं लगा वो भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आके मेरी तारीफ ही करिए। जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक हो, जो भी आपका रियल फीडबैक हो, वो आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि वैसे तभी तो मैं अपने वीडियोस में और अच्छे से बनाऊंगा। मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह से तो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो कमेंट एक जरिया है जहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लासमेट तक शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा चीज़ है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप शेयर कर दीजिए दूसरों तक, हो सकता है कि उन्हें भी यह वीडियो पसंद आए, उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस प्रकार से ये तीन कालीन शिक्षा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक, वैदिक और मुस्लिम, इन तीन कालीन शिक्षाओं को आज यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। आशा करते हैं कि आपने इन तीनों वीडियोस के कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर से अंक पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत साथियों।